हर तख्त गिराए जाएंगे, हर ताज उछाले जाएंगे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अब सीरिया, जिस भी मुल्क में इनस्टेबिलिटी होती है वहां बगावत होती है और राजा को सत्ता छोड़कर भागना पड़ता है। वेस्टर्न एशिया में रूस और ईरान को झटका देने के लिए अमेरिका ने अलकायदा के आतंकियों को भाड़े पर बुलाया। सीरिया पर नजर जमाए बैठे तुर्की और इजराइल ने इनको हथियार और लॉजिस्टिक्स दिए। अब सीरिया में लीबिया वाला खेल हो गया है। तुर्की और इजराइल दोनों सीरिया को बांट लेंगे। ईरान और रूस कुछ नहीं कर पाए और सीरियाई प्रेसिडेंट असद भाग खड़े हुए। पिछले 24 सालों से रूस की मदद से असद अल बशर ने अपने देश में तकरीबन 25 लाख लोगों की हत्याएं करवा दी थी। आज उनके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का मिशन तकरीबन पूरा होता दिख रहा है। सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत का द एंड हो चुका है और एक बार फिर वेस्ट एशिया में नया दौर शुरू हो रहा है। सीरिया के साथ साथ लेबनान में भी ईरान का इन्फ्लुएंस तेजी से कम हो रहा है। इसी के साथ फिलिस्तीन के लिए लड़ाई भी लंबे वक्त के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। वहीं दोहा यानी कतर में रूस, ईरान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने कहा है कि जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आतंकियों का इस्तेमाल जो सीरिया में हो रहा है एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि ओरेशनिक मिसाइलों को 2025 के एंड में बेलारूस में तैनात किया जा सकता है। दरअसल लीबिया में गद्दाफी के साथ हुए भयानक सियासी खेल के बाद पुतिन ने सीरिया में इंटरफेयर किया था। अब दुनिया के तमाम जानकारों को लगता है कि सीरिया में दुश्मन वही खेल फिर खेल रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइलों को बेलारूस में तैनात करने का फैसला लिया है। यह मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑल्टरनेटिव है। खैर, कुछ जानकारों की अगर माने तो सीरिया भी लीबिया बनने की तरफ दौड़ रहा है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा था कि सीरिया में रिबेल गैंग्स का मकसद राजधानी दमिश्क तक पहुंचना है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि लड़ाके बिना किसी लड़ाई के सीरिया पर काबिज हो जाएंगे। तुर्की, अमेरिका और इजराइल के तरफ से सपोर्टेड गिरोह और भाड़े के द सो कॉल्ड जिहादी लगातार आगे बढ़ रहे थे। यानी सीरिया भी लीबिया बनने की तरफ दौड़ रहा है। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि अमेरिका, तुर्की और इजराइल के गठजोड़ को वेस्ट एशिया में बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। सीरिया में अलेप्पो के बाद हामा पर तुर्की सपोर्टेड गिरोहों का कब्जा हो चुका है। मतलब 1.5 दशक से जारी सीरिया की लड़ाई अब डिसाइडिंग दौर में पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस्लामिक रिबेल ग्रुप हयात तहरीर अल शाम कैपिटल दमिश्क में दाखिल हो चुके हैं और सीरिया को आजाद डिक्लेयर कर दिया है। दमिश्क पर कब्जे के बाद इस्लामिक रिबेल ग्रुप हयात तहरीर अल शाम ने दावा किया है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। रिबेल ग्रुप ने कहा है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बागडोर अब प्रधानमंत्री संभालेंगे। हयात तहरीर अल शाम ने अपने टेलीग्राम चैनल में कहा कि मिलिट्री फोर्सेस का दमिश्क के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के करीब जाने पर फिलहाल बैन लगाया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 सीरियाई ऑफिसर्स के हवाले से बताया है कि प्रेसिडेंट बशर अल असद दमिश्क से प्लेन के जरिए किसी अननोन जगह के लिए निकल गए हैं। इजराइल की तरफ से कब्जा करे गए सीरिया के हिस्से गोलान हाइट्स इलाके में इजराइल ने अपनी फौज की मौजूदगी बढ़ा दी है। ऐसा डर है कि इजराइल सीरिया की कुछ और जमीन पर कब्जा कर सकता है। तुर्की के चलते इजराइल को कुछ और कामयाबी मिलने की उम्मीद है। वहीं गजा में जनसंहार जारी है और नॉर्दर्न गजा पर इजराइल का कब्जा तकरीबन तय है। दूसरी तरफ लेबनान में दाव पेच के इस्तेमाल से इजराइल एक बफर जोन बनाने में कामयाब होता दिख रहा है। कुल मिलाकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जनवरी में ट्रंप को एक ऐसा वेस्ट एशिया मिलेगा जहां वो अपने एजेंडे को लागू कर सकेंगे और ईरान की अगुवाई वाले रेजिस्टेंस यानी सीरिया, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, इराकी फ्रंट वगैरह बैकफुट पर होगा। अब सबसे अहम सवाल यह है
कि किसी सियासी तमाशे के तहत क्या बाजी पलटने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? तो दोस्तों, जानकारों की अगर माने तो सीरिया में बाजी पलटना मुमकिन है, पर उसमें काफी वक्त लगेगा और मुश्किल भी होगा। और यह पूरा खेल रूस और ईरान पर डिपेंड करेगा। वहीं गजा की अगर बात करें तो नॉर्दर्न गजा कई साल के लिए इजराइल के पास चला जाएगा। हिजबुल्लाह और हमास को तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए, साथ ही कोऑपरेशन भी, जो अभी मिलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। वैसे यहां पर आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के 90 से ज्यादा राइटर्स और क्रिएटर्स के एक ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसदों और सेनेटरों को फिलिस्तीन और इजराइल पर 5 किताबें गिफ्ट करी थी। इन राइटर्स ने कहा था कि वो ये किताबें नेताओं के अपने आइडियाज को बदलने के लिए नहीं दे रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि इस मसले पर जो चर्चा हो वो संजीदगी से हो। अब अहम बात यह है कि इस पहल को ऑस्ट्रेलिया के मेन यहूदी ऑर्गेनाइजेशन और फिलिस्तीन सपोर्टेड ग्रुप का सपोर्ट हासिल है। और इन अहम किताबों के नाम है बैल्कनी ओवर जेरूसलम, अ मिडिल ईस्ट मेमोयर, इजराइल पैलेस्टीन एंड बियॉन्ड बाय जॉन लाइंस। दूसरी किताब है अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इसके राइटर्स हैं इलैन पैप। 100 Years वॉर ऑन पैलेस्टीन, इसके राइटर हैं राशिद खालिदी। पैलेस्टीन ए टू जेड, केट थॉमसन की लिखी किताब है। द सन बर्ड, सैरा हदीदी की किताब है। खैर, तबाही की नींव डालना है और फिर दुम दबा के वहां से भागना, ये एक मुल्क की फितरत में देखा गया है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने हवाई हमले के डर से यूक्रेन की कैपिटल काइव में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। दरअसल कमजोर लाचार लोगों का जेनोसाइड कराना एक बात है, पर किसी ताकतवर और दमदार से पाला पड़ जाता है तो दुम दबाकर भागना पड़ता है। दोस्तों, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा है कि अमेरिका के बिना यूक्रेन में कोई जंग नहीं होती। वैसे तो दुनिया के तमाम जानकारों का मानना है कि दुनिया में अमेरिका के बिना कहीं भी कोई जंग नहीं होती। और सीरिया में एलेप्पो, हामा और दमिश्क पर हमला अमेरिका, इजराइल और तुर्की का साझा हमला है। दरअसल दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1918 यानी 1918 में सीरिया आखिरी मुल्क था जहां 400 साल हुकूमत करने के बाद ओटोमन हुकूमत का आखिरी झंडा उतरा था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने 97 सालों बाद 2015 में तुर्की को लौटाया है। अब 106 सालों बाद तुर्की ने फिर 27 नवंबर 2024 को सीरियन रेबेल्स को ट्रेनिंग देकर सीरिया में भेजा है, जिसने एक हफ्ते में एलेप्पो, इडिब, हमा और अब दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की फौज बगैर लड़े ही भाग गई, क्योंकि असद की फौज 14 सालों की लड़ाई से थक चुकी है। खासकर अलाविट्स शिया इस लड़ाई से तंग आ गए हैं। उनके हर घर का 1 या 2 बच्चा इसमें मर चुका है। पुतिन के सलाहकार मॉस्को में कह रहे हैं कि रिबेल्स फोर्सेस हयात तहरीर अल शाम आतंकी नहीं है, बल्कि ये सीरियन नेशनलिस्ट हैं, जिन्होंने सीरिया की माइनॉरिटीज जैसे अलाविट्स, ड्रूज, कुर्द्स, क्रिश्चियंस को कहा है कि हम आपके साथ हैं और आपको हम नहीं मारेंगे, ना ही नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि ये लोग तेजी से कामयाब हो रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल ये कि सीरिया में ये अभी क्यों हुआ, जबकि इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ताकतों के बीच स्ट्रगल चल ही रही है। तो दोस्तों, इस पर तमाम जानकारों का मानना है कि लेबनान में जो सीज फायर हुआ है उसमें ना इजराइल जीता, ना हिजबुल्लाह जीता और ना ही ईरान फतेह हुआ। सिर्फ हजारों लोग मारे गए हैं और बर्बादी हुई है। इसी तरह की बर्बादी यूक्रेन रूस जंग में भी हुई है और 3 साल में रूस की फौज भी थक चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन अब राष्ट्रपति असद को रूसी फौज या जहाज से बॉम्बबारी करके मदद नहीं कर पाए। दूसरी तरफ ईरान भी राष्ट्रपति रईसी के हादसे और नसरल्ला के शहादत के बाद संभल नहीं पाया है। ईरान में फिलहाल अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो अब जल्दी से अपने प्रॉक्सी को फिर से ताकतवर कर सके। तहरीर अल शाम, एसटीएस और तुर्की के सीरियन नेशनल आर्मी को सिर्फ तुर्की का सपोर्ट नहीं हासिल है, क्योंकि इनके पास जो मिलिट्री ड्रेस है वो असद की आर्मी से ज्यादा अच्छी है और मॉडर्न आर्म्स के साथ ड्रोन भी मौजूद है।
तमाम जानकारों का कहना है कि इनको तुर्की के अलावा अमेरिका और इजराइल भी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की वेस्टर्न कंट्रीज की सियासत के जनाजे को ओबामा ट्रंप कब्रिस्तान पहुंचा चुके हैं। चीन अब जियो पॉलिटिक्स के सेंटर को बदलकर एशिया को सेंटर बना चुका है। इसके चलते ही अब ईरान को अपने प्रॉक्सीज को बैलेंस करना ही होगा और सीरिया में भी अमन की जरूरत है। अब 100 साल बाद एक नई दुनिया दिखेगी जो कई शताब्दी तक रहेगी। दोस्तों, सीरियाई विद्रोहियों ने 27 नवंबर 2024 को अबू मोहम्मद अल जुलानी की अगुवाई में अपना बड़ा हमला शुरू किया था। जुलानी ने अपनी जिंदगी के पहले 7 साल सऊदी अरब में बिताए, जहां उनके पिता एक तेल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद वो दमिश्क चले गए, जहां उनके दादा 1967 में 6 दिन चली जंग के दौरान सीरिया के गोलान हाइट्स पर इजराइल के कब्जे के बाद आए थे। अब अर्दोगान का कहना है कि सीरिया में विद्रोहियों की बढ़त बिना किसी नुकसान और रुकावट के हुई है। वहीं सीरियाई कुर्द फोर्सेस के चीफ का कहना है कि तुर्की के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। सीरियाई कुर्द फोर्सेस के चीफ का यह भी कहना है कि वो अबू मोहम्मद अल जुलानी के हयात तहरीर अल शाम के साथ भी बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ रूस ने बेहद मुश्किल फौजी हालात के मद्देनजर अपने सिटीजन से सीरिया छोड़ने को पहले ही कह दिया था, जबकि सीरियाई विद्रोही कमांडर जुलानी ने टॉप सीरियाई ऑफिसर से बगावत करने को कहा था। खैर, इजराइल, तुर्की और अमेरिका सपोर्टेड एक्सट्रीमिस्ट ने सीरिया फतह कर लिया है। 50 बरस तक सीरिया पर हुकूमत करने वाली फैमिली के प्रेसिडेंट असद अननोन लोकेशन पर जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबरशिप लेने का लिंक, दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।